यूनिवर्सिटी को इसमें जो वो है ये जाने शुरू होंगे। अब चूँकि संख्या बड़ी है, 16,000 तो आ ही गए हैं और ज़्यादा भी आएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट को एक एक एप्लीकेशन को उसको स्क्रूटिनाइज करना होगा, उसको चेक करना होगा, उसका कब से वो है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे। तो सारे के सारे एक साथ करना डिपार्टमेंट के लिए कठिन है। तो जो 1 महीना बताया कि अप्लाई करने 1 महीने के अंदर अंदर वो हम सारा करेंगे, तो एक निर्णय इस वेबसाइट के जारी यानी बनाने के बाद हमारा हुआ है, उसकी मैं घोषणा करता हूँ कि हर सप्ताह 1,000 एप्लीकेशन ली जाएंगी, ताकि सप्ताह में अगले उस 1 महीने में उस सप्ताह भर की 1,000 एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा सके। और फिर अगले सप्ताह सोमवार को 9 बजे फिर खुल जाएगा, तो तीसरे सप्ताह सोमवार 9 बजे फिर खुलेगा, तो फिर 1,000 के बाद बंद होगा। अर्थात 16 सप्ताह, 16,000 अगर ये हैं तो 16 सप्ताह 17 सप्ताह ये हमने इसको किया है, क्या उसको बोलते हैं, एक्सटेंड नहीं, इसको स्टैगर को क्या स्टैगर्ड कर दिया है, ताकि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सप्ताह में 1,000 के ऊपर उसको बंद करेंगे, अगले सप्ताह फिर खोलेंगे। तो इसमें लगभग 16 सप्ताह का मतलब है कि ढाई 3 महीने, 5 सप्ताह रहते हैं तो 3 साढ़े 3 महीने ये अगर यही एप्लीकेशन रहती हैं, बढ़ती हैं तो वो 6 महीने तक भी हो सकता है। अभी 16,500 है, लेकिन आंकड़ा अभी वेरीफाई इन्होंने एग्जैक्ट नहीं किया है, सर्वे उसका हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 25,000 के आसपास निकलेगा, 25,000 के आसपास निकलेगा। 16,000 तो मांगी है ना, ये तो हमने तो हमारे पास डेटा था ना, मतलब बॉडीज ने डाला डेटा, तो जो आएंगे एप्लीकेशन अब आएंगे, 16,000 का डाटा वेरीफाई हुआ है। हाँ हाँ, तो अभी और वेरीफाई रहनी कुछ कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन हम सबको सुविधा देंगे। हाँ, लिटिगेशन वाला आउट ऑफ द कोर्ट अगर इस योजना से, क्योंकि बहुत सी लिटिगेशन तो है, इसीलिए वो मालिकाना हक लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ स्कीम नहीं थी, इस स्कीम में मान लो वो एंटर होते हैं और उससे लिटिगेशन का उनका मामला सॉल्व होता है, तो आउट ऑफ द कोर्ट फैसला हो गया, विड्रॉ करेंगे, खत्म करेंगे। अभी वो डेटा आना बाकी है। ऐसा ना, अब इसको कल से शुरू किया तो साथ साथ आते रहेंगे। अभी तो हर हफ्ते 1,000 कर रहे हैं, तो ये तो लास्ट में जाके देखेंगे जिनकी कठिनाइयाँ हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। विवादों का समाधान, ये हमारा एक अंडरलाइन एक फ्रेज जिसको हम नोट करें, और इसके ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। किसी वर्ग का कोई ऐसा विवाद है कि पॉलिसी बनाने के बाद सुलझ सकता है, तो वो पॉलिसीज हम बना रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकारी डिपार्टमेंट्स का और सिटीजन्स का लेना देना, झगड़े, लिटिगेशन बहुत है। मैं तो समझता हूँ कि लाखों की संख्या में ये विवाद हमने सुलझा दिए हैं, लाखों की संख्या में अभी और हैं, कि बहुत पुराने चल रहे हैं, कोई आज शुरू हुआ ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई 20 साल पहले कोई योजना बनी, उस समय शायद उसको उस ढंग से नहीं लिया गया, कुछ लोगों ने सोचा कि इसमें से कोई और लाभ मिल सकता है, उसको उन्होंने पालन नहीं किया, या बाद में कोई उनकी कठिनाई आ गई, या कई बार एक मानस भी होता है जनता का कि सरकारी चीज़ है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब हम उसको धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल रहे हैं। हमने सरकारी विभागों को सबको कह दिया कि अब ऑन इंस्टॉलमेंट्स कोई डिपार्टमेंट कोई चीज़ देने की बजाय बैंकों की सुविधा प्रदान कराए। कोई चीज़ देनी है इंस्टॉलमेंट पर, तो बैंक से वो लोन ले, पैसा सरकार को मिल जाए, वो जो किस्तें हैं बैंक को वो देते हैं, क्योंकि सरकार का काम फाइनेंशियल लेने देने का नहीं होता है, फाइनेंशियल लेने देने का काम बैंकों का होता है। सरकार ने तो सुविधा बनाई, जनता को सौंप दी, आगे बढ़ गए। तो इसलिए हम तो ज़्यादा सुविधाएं बनाएंगे। तो आवेदन करने के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ दस्तावेज लेनी है, ये आपको सब बता दिए हैं। 1 महीने के अंदर अंदर जिसने भी अप्लाई किया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, और अप्लाई करना और ऑब्जेक्शन, उस सब को ऑब्जेक्शन के बाद अगले 1 महीने में उन ऑब्जेक्शन का अगर कोई है तो उसको समाप्त किया जाएगा। जिनके ऑब्जेक्शन नहीं है उनको नोटिस दिया जाएगा कि आप अब 25% राशि जमा कराइए। तो 25% 15 दिन में उनको जमा करानी होगी, और उस 15 दिन के बाद फिर प्रोसेस करके बाकी 75% बैंक हो चुकी है, बैंक उनको लोन देगा 75%। एक महीना खोलेंगे तो आवेदन सारे आ जाएंगे, उसको प्रोसेस 1,000 पर वीक करेंगे। हाँ, ऐसा कर रहे हैं पर वीक मैं बता रहा हूँ, पर वीक 1,000 लेके उस 1 सप्ताह के बाद 1 महीने के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन भी मांगेंगे और उसकी सारी प्रोसेस भी चालू करेंगे। 1 महीने के अंदर जिनके ऑब्जेक्शन आ जाएंगे, उस ऑब्जेक्शन के आने के और 1 महीना, जिस दिन भी मानो 8वें दिन ही अप्लाई किया, 9वें दिन ऑब्जेक्शन आ गया,
तो 9वें दिन ऑब्जेक्शन आने के 1 महीने के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन को यानी सुना जाएगा। तो मैं कुछ और पूछ रहा था सीएम का कि हम आवेदन जो 16-17 हजार जो लोग हैं वो एक महीना पोर्टल खोले रखेंगे तो आवेदन तो कोई भी सारे कर देंगे ना। नहीं सारे नहीं कराएंगे ना, सिर्फ 1000 के बाद उसको बंद कर देंगे शेष टाइम के लिए। 6 दिन में हो जाएगा तो 1000। हाँ नहीं बंद कर देंगे, 1 दिन नहीं, 1 सप्ताह के लिए 1000, हर सोमवार फिर खोलेंगे। नहीं कह रहा जी 1000 अगर 2 दिन में अप्लाई कर दें 1000 2 दिन में ही अप्लाई कर दें। हाँ बस बाकी 5 दिन बंद रहेगा, फिर सोमवार खुलेगा। तो सर इससे जो है पब्लिक को तो फायदा हो गई। अब आपको क्या लगता है कि सरकार इसको टोटल प्रोसेस को कितने दिन में पूरा कर लेगी? मैंने बताया 16,000 है, 16 सप्ताह तो हो ही गए। मतलब अगर ये 25,000 है तो 25 सप्ताह हो गए। 25 सप्ताह के बाद अगला जो रूटीन का 1 महीना, फिर ऑब्जेक्शन का 1 महीना, फिर 15 दिन से पैसे लेना, 2-2.5 महीने वो लगेंगे। तो कुल मिला के 5-6 महीने में स्टैगर हो गया सारा कुछ। सरकार को कितना आपको लगता है रेवेन्यू आएगा? देखिए अब इसका को एकदम नहीं कह सकते कि किस प्रॉपर्टी का पैसा कितना एरिया कितना पैसा, वो अलग अलग है। लेकिन अब मैं मोटे रूप से बता सकता हूँ कि मान लो अगर 20,000 एप्लीकेशन हो और 1 लाख रुपया एक प्रॉपर्टी का आए तो 200 करोड़ बनता है, कैलकुलेशन है। अब किसी का 2 लाख आए कितना आएगा वो डिपेंड्स, यानी ये 1000 करोड़ तक भी जा सकता है। सर ये 25% कितने दिन बाद है? हाँ जी 25% कितने दिन? 15 दिन में, जब हम यहाँ से नोटिस भेजेंगे उसके 15 दिन में। कोई नहीं भरता तो उसके बाद क्या प्रोसेस है? नहीं भरता तो कैंसिल, वो तो उसका वो तो बैठा ही है, मूल्यांकन करेंगे कराएगा वो तो इसका मतलब उसका लाभ नहीं लेना चाहता। वो अगर पैसा नहीं भरेगा तो कोई जुर्माना नहीं है। ये तो एक पॉलिसी है म्यूचुअल कंसिडरेशन की। हमने एक ऑफर दी है, उसने मान ली है, पैसा हमें देगा, प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। नहीं तो जैसे पहले चल रहा चलता रहेगा। नया किराया देना पड़ेगा, नया हाँ, फिर हर साल किराया बदलेगा तो नया किराया देगा। ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये तो एक सुविधा दी है लोगों को, लोग चाहते हैं। अभी तक ये पॉलिसी थी नहीं, अभी तो ये था कि या तो पैसा देता रहे या खाली कर जाए। बेचने की कोई सुविधा नहीं थी पहली बार। पोर्टल पे उस पे डाल दिया संपत्ति का रेट। वो डीसी का जो पोर्टल है हर जिले का, उसके ऊपर डला हुआ है। इस संपत्ति के ऊपर भी तो होगा ना कितने की संपत्ति बनेगी मुझे। नहीं वो तो जो संपत्ति वो लोड करेंगे उस संपत्ति के हिसाब से वहां से टेकअप किया जाएगा, ऑटोमेटिक है। सीएम साहब ये जो आपने बताई योजना, मैं थोड़ा पूरा कर लूं, बाद में प्रश्न उत्तर करेंगे। आप रख लो अपने जिम्मे, अपने पास लिख लो प्रश्न। मैं जरा और भी है विषय। तो कुल मिलाकर के कितने सालों में कितना परसेंटेज वो मैंने बता दिया, और बेस और जो फ्लोर के हिसाब से भी सब आपको बता दिया है। इसमें अगर अतिरिक्त भवन का जो क्षेत्रफल उसने को निर्माण कर लिया है, उस अतिरिक्त क्षेत्रफल के ऊपर भी 1000 रुपये फाइन है। नहीं एडिशनल है, लेकिन उस लैंड की कॉस्ट तो लैंड के हिसाब से होगी। लेकिन अगर जितनी दी थी, मान लो 100 गज की दुकान दी थी, उसने 25 गज और कर ली और 25 गज पर ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो 25 गज भी उसी रेट पर जो आज का रेट उस पर देंगे, प्लस 1000 रुपया और जुर्माना, तो उसने अनक्रोचमेंट की है। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो डिनाई भी कर सकते हैं कि ये 25 गज सार्वजनिक जगह है, लोगों की आने जाने का रास्ता है, आपने इसको किया, उसको तोड़ दो। तो वो ऑब्जेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। ऑब्जेक्शन नहीं कोई करता और उसने बनाया हुआ तो दी जा सकती है। और किसी ने अगर ट्रांसफ़र नहीं कराया, मान लो एक व्यक्ति ने लीज पर ली थी, उसको बाद में दूसरे ने ले ली, उसी के नाम चलती आ रही रिकॉर्ड में, आज अगर दूसरा कोई बैठा है तो वो ट्रांसफ़र कराने के 30,000 रुपया देगा, ट्रांसफ़र करा लेगा। तो वहीं से माना जाएगा जो ओरिजिनल पहली अलॉटमेंट जिसको हुई थी। तो मोटे रूप से ये है। एक पीछे हमने पॉलिसी बनाई थी, उसको भी मैं मात्र दोहरा रहा हूँ, अर्बन लोकल बॉडीज़ की, कि जो रेवेन्यू के रास्ते बीच बीच में शहरों के अंदर आ गए थे, क्योंकि बहुत गांव जो हैं वो शामिल किए गए, उनके रेवेन्यू के रास्ते थे वो शहरी रास्ते बन गए, या शहरी प्रॉपर्टी पहले किसी रूप से पड़ी थी, आज वो प्राइवेट आदमियों को उसके बीच में घिरी हुई है, लंबी पट्टी है, प्राइवेट आदमी को ज़मीन खरीद के और उसका लाइसेंस लेना चाहते तो उनको उस जगह की ज़रूरत पड़ेगी। या कोई रास्ता मान लो भिड़ा है तो उस रास्ते को चौड़ा करना तो उसको ज़मीन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक 2017 में एक्सचेंज पॉलिसी बनाई थी, लैंड एक्सचेंज पॉलिसी, कि उतनी ही लैंड वो हमको दे दे, उतनी लैंड हम उसको बदले में दे देते हैं। शिकायतें मिलने लगी कि इसमें कम रेट की, ज़्यादा रेट की, कोई कम रेट की वो रह गई, कोई ज़्यादा वो रह गई, मिलीबद्ध करके बराबर रेट दिखा दिया, बाद में शिकायतें मिलती रही। अब ने एक्सचेंज का पॉलिसी एक प्रकार से समाप्त कर दी। अब उसको परचेज सेल के अर्बन लोकल बॉडीज़ की कोई ज़मीन अगर लेना चाहता है तो उसका मूल्यांकन, एक वैल्यूएशन कराई जाएगी, उसका एक सिस्टम बना दिया है
और वो जो वैल्यूअर्स होते हैं बैंक्स के, इंश्योरेंस कंपनीज के, उन वैल्यूअर्स का एक पैनल वो बनेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाएगा। उनमें से कोई भी 2 वैल्यूअर वो छांट सकते हैं, खरीदने वाला भी और कारपोरेशन भी, वहाँ मिल करके 2 वैल्यूअर छांटेंगे, वो 2 वैल्यूअर उसकी वैल्यूएशन करेंगे। अगर वो वैल्यू आसपास आ गई तो उसमें क्या लोएस्ट या हाईएस्ट का रखा है? जो सर वैल्यूअर्स दोनों का अगर आ गया मीडियन, नहीं सर, उसका अभी इलेबोरेट किया नहीं है। ठीक है। एक ये ज़रा इसको भी ध्यान रखें कि या तो हम लोअर रखें या हायर रखें या मीडियन रखें, और अगर अंतर ज़्यादा आएगा तो फिर दोनों की सहमति से तीसरा वैल्यूअर आएगा। उस दोनों की वैल्यूएशन का डिपार्टमेंट कर रहा है, उसका एक अंतर रख सकते हैं से 5%, कि दोनों का अंतर 5% अगर आता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट दोनों करेंगे, तो उसमें से उसका मीडियन लिया जा सकता है। और अगर ज़्यादा अंतर आता है तो थर्ड वैल्यूअर एक और ला करके उसकी वैल्यूएशन कराई जा सकती है। फिर जो भी सिस्टम बनाएंगे उस रेट पर खरीदने वाला पैसा जमा करा के और वो ले सकता है। और ये पैसा चाहे वो है और चाहे इससे आएगा इस योजना से, ये सारा हर एक म्यूनसिपल बॉडी का अलग एक अकाउंट में रखा जाएगा। इस पैसे से केवल वो ज़मीन खरीद सकते हैं या कोई परमानेंट एसेट बना सकते हैं। इसको प्लान्ड जो एक्सपेंसेस होते हैं, तनख्वाहें हैं, बिजली बिल है, ये वो खर्च नहीं कर सकते। वो अगर किसी को करना होगा तो विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट करेंगे। मान लो किसी कठाई ऐसी आई, कोई कंटेंजेंसी ऐसा विषय आ गया प्लान में, उनको खर्चा अचानक इमरजेंसी आ गई, तो फिर वो अप्लाई करके गवर्नमेंट से परमिशन लेकर उसको खर्च करेंगे, अन्यथा नहीं। तो ये जो राजस्व रास्तों की ये पॉलिसी भी हमने बना दी है ताकि ये रास्ते उनसे आसान हो जाए, वरना ये बहुत बड़ी एक कठिनाई आती थी। अभी पिछले दिनों में कोविड का जैसे थोड़ा सा राहत हमको मिली, तो विचार ये आया कि बहुत से विभागों के काम केंद्र सरकार के विभागों के साथ हमारे कई महीनों से वो स्टैंड स्टिल थे। जो चीज़ें चलनी थी वो नहीं चल पा रही थी। तो मैं पिछले सप्ताह दिल्ली गया था, 4 मंत्रियों को पिछली बार मिल के आया था। संयोग से 2 दिन ने थोड़ा इस उवापो में हमें भी किसी ने सलाह दे दी कि आप जाके ज़रा मनाली में रहो। अब हमारा मन है जैसा है, मनाली में हमको पता लगा कि नितिन गडकरी आए हुए, मैंने कहा जी एक सरकारी काम है करा दो, तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। तो उन्होंने भी अधिकारी बुला लिए, हमने भी बुला लिए, तो एक मीटिंग वहाँ करके और लगभग 6,500 करोड़ रुपए की एक योजनाएं जो हमारी कुछ पेंडिंग पड़ी थी उन्होंने स्वीकृति दी है। 8-10 छोटे छोटे विषय थे, कहीं फ्लाईओवर था, कहीं साइड में कहीं अंडरपास था, कहीं साइड स्लिप रोड थी, कहीं ऐसे कुछ नई रोड्स भी हैं। एक सबसे बड़ी जो नई रोड की स्वीकृति सैद्धांतिक रूप से हमें मिली है वो पानीपत से डब वाली। अभी तक जितने भी हाईवे, नेशनल हाईवेज हैं, वो सामान्यतः नॉर्थ साउथ है, लेकिन ईस्ट वेस्ट एक हाईवे अभी एक है दिल्ली, लेकिन एक और इस नॉर्थ हरियाणा से और साउथ हरियाणा को यानी वेस्ट हरियाणा को मिले, तो पानीपत से और डबवाली के साथ राजस्थान पंजाब लग जाता है, इधर पानीपत उत्तर प्रदेश लग जाता है। तो एक प्रकार से उस हाईवे की उपयोगिता काफ़ी लगी है, तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार से ये सारे विषय उनके साथ हमने किए हैं। और इसके बाद फिर मेरा दिल्ली कल जाना हुआ, तो उसमें भी जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनके साथ कृष्णा सर्किट पार्ट 2 97 करोड़, हेरिटेज सर्किट 99 करोड़, इसका प्रोजेक्ट सबमिट हम करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ दोनों ये सैद्धांतिक रूप से मंजूर उन्होंने कर लिए हैं। ज्योतिसर का जो हमारा बहुत महाभारत का जो तालमेल करके और 18 अध्याय और उसमें 134 स्थान हैं, उनका सबका महत्व दिखाते हुए बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट ने बनाई। वो देख करके प्रसन्न हुए। उनका इसका भी जो खर्च है वो बिल्डिंग का खर्च उन्होंने पहले दिया है, लेकिन उसमें आईटी से जुड़े हुए जो कोई टेक्निकल सारे उसमें इश्यूज़ हैं वो 150 करोड़ रुपए का खर्च है, उसमें भी उनका कुछ शेयर वो करेंगे। और बल्कि उन्होंने तो खुश होकर कहा कि इसको हम प्रधानमंत्री जी को दिखाएंगे, कैबिनेट को दिखाएंगे और उसमें उसका योगदान उनका वो करवाएंगे। प्रसाद स्कीम है, उसमें हमने 52 करोड़ का पहले प्रोजेक्ट एक पास कराया हुआ है। 70% यूसी देने के बाद और पैसा मिल जाएगा। ये एक चलता हुआ काम है। फिर हमने अभी जो 20 जून को जो एडवेंचर स्पोर्ट्स और वो सारा किया है, वेलनेस सेंटर्स वगैरह, उस प्रोजेक्ट का भी हम बना करके उनको भेजेंगे। तो उस पर भी वो हमें उसका जितना योगदान करना चाहें करेंगे। कालेसर से कालका से कालेसर एक साइकिल ट्रैक, बाइक ट्रैक, ये ट्रैक बनाए जाएंगे जिसमें बाइकिंग और साइकिलिंग उसका कोई अरेंजमेंट करेंगे, या तो अलग अलग दिन रखेंगे या 2 ट्रैक करेंगे, ताकि एक बार साइकिल का एक और बाइक का ऑर्गेनाइज्ड ये जो चलेंगे
व्हीकल्स बाइकिंग स्कीम, इसका भी प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। आदि बद्री और वहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम, इसकी एक मीटिंग 8 जुलाई को उन्होंने बुला ली है, यहाँ से हम अधिकारी को भेजेंगे। राखीगढ़ी और दिल्ली, उसका भी एक साइकिल ट्रैक, क्योंकि विदेशी लोगों की राखीगढ़ी बहुत पसंद बना है और विदेशी लोग चाहते हैं कि अपने छोटे वाहन लेके जाएं, साइकिल लेके जाएं, तो ऐसा एक रास्ता थॉरोफेयर ये करवाया जाएगा। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं हमारे, 2 हमारे प्लॉट हैं ऐसे गुरुग्राम में। एक IDPL फैक्ट्री केंद्र की थी, बंद हो चुकी है, 90 एकड़ ज़मीन पड़ी है। ऐसे HIL हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, वो भी फैक्ट्री लगी ही नहीं, शुरू में उन्होंने ज़मीन तो ले ली लेकिन वो शुरू नहीं हुआ। ये बिल्कुल MBS के सामने का बहुत बड़ा प्लॉट पड़ा है, वो लगभग 52 एकड़ का वो है। तो ऐसे 142 एकड़ ज़मीन उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर कह दिया कि हम हरियाणा को ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट या कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल जैसा भी। तो हमारे जो सचिव स्तर की बैठक एक जल्दी होगी, उसमें से कोई ना कोई फाइनल करके, जैसे हमने HMT की लैंड ले ली है, उनसे पैसा दे के ली है, ऐसा ही पैसा दे के ये दोनों लैंड्स हम ले लेंगे। तो इसका भी सैद्धांतिक सहमति ये बन गई कि वो हरियाणा को लैंड देंगे और पैसा हम उनको देंगे। हमारे जो शहरी विकास मंत्री श्री HS पुरी, उनके साथ मेन रूप से जो गुड़गांव की मेट्रो है और फिर रैपिड रेलवे ट्रांसपोर्ट में दिल्ली, गुड़गांव और राजस्थान बॉर्डर तक 106 किलोमीटर की लाइन है। उसमें दिल्ली का पोर्शन जो है उसमें थोड़ी अड़चन उनको आई हुई है। अड़चन क्या, दिल्ली सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन किया होगा, तो उतना ही रह गया। हमने हरियाणा की ओर से सब क्लियर कर दिया। तो मंत्री जी ने कहा कि बहुत जल्दी हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुला के उसको क्लियर करेंगे और सारा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर देंगे। एक इसी प्रकार का RRTS दिल्ली पानीपत पहले मंजूर हुआ है, उसे मैंने पिछली बार करनाल तक बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी, उसको उन्होंने मान लिया है। तो उसका DPR भी बनना शुरू हो गया है, अक्टूबर तक वो बन करके तैयार हो जाएगा। फिर ये दिल्ली पानीपत की बजाय दिल्ली करनाल RRTS कहलाएगी और दिल्ली करनाल का काम अक्टूबर के बाद ही शुरू करेंगे। यमुना में NCR प्लानिंग बोर्ड ने कोई एक नोटिस निकाल दिया था कि जो NCR एरिया है उसमें यमुना के अंदर माइनिंग नहीं होगी। अब वो गलती से लगा या किसी अफसर को ध्यान में नहीं आया, केवल माइनिंग का विरोध है कि माइनिंग वास्ते में पहाड़ की माइनिंग ना हो, ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन नदी के अंदर माइनिंग नहीं होगी तो नदी तो फिर माइनिंग भर जाएगी, ओवरफ्लो करके बाढ़ आएगी। जब विषय उनको बताया गया तो सहमति उन्होंने दे दी कि हाँ ये गलती हुई है कहीं ना कहीं। तो यमुना के अंदर जितनी माइनिंग आवश्यक है, क्योंकि आएगा और अगर उसमें से निकालेंगे नहीं, एक्सकेवेट नहीं करेंगे तो पानी ऊपर चलेगा तो ओवरफ्लो करेगा सारा दिल्ली और आसपास के इन जिलों में, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, अपना पलवल और फरीदाबाद, ये 5 जिले हैं। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, सैद्धांतिक रूप से अपनी बात मान ली, उसका नोटिफिकेशन करा देंगे कि जो EC की एनवायरमेंट क्लियरेंस जो होता है उसकी जो कंडीशंस रहती हैं उसको मानते हुए और ये 3 मीटर तक खुदाई माइनिंग की हो सकेगी, इसकी आवश्यक है, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो ये भी उन्होंने मान लिया है। मोटे रूप से केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही हमारी जो बातचीत हुई है उसका ब्यौरा 1 सप्ताह का या अदर 10 दिन का जो है वो आपके सामने इसलिए रखा है कि आप लोगों के मानस में कुछ और बातें घूम जाती हैं कि दिल्ली गए नहीं और आपने उल्टा पलटी की नहीं। तो पलटी करने की आवश्यकता नहीं, हम ठीक चल रहे हैं, ऐसे ही चलेंगे। हाँ, दिल्ली हमारी चौके बिल्कुल, हरियाणा तो 3 तरफ दिल्ली को हरियाणा घेरता है। हमारे 8-10 जिले, बल्कि NCR में तो 13 आ गए हैं, लेकिन 13 में कुछ तो दूर हैं, लेकिन 8 जिले तो ऐसे हैं जो दिल्ली से ही बैठ करके हम अपना सारा काम कर सकते हैं, पार्टी का, सरकार का, सब वहाँ होते हैं। इसलिए उसको इतना गंभीरता से आप लोगों को नहीं लेना चाहिए दिल्ली जाने को। जब केंद्रीय मंत्री से मिलने में तो ऑफिशियली मिलने में तो गंभीरता से ना लेना। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, हर बार मेरा कार्यक्रम केंद्रीय मंत्रियों को मिलने का ही रहता है। गजेंद्र हाँ, वो मिले थे पिछले बार मैं गया, मैं वो मिल के आया था। उसमें जैसे पिछली बार वन मंत्री को मिल के आया था, हमारे पीयूष गोयल रेल मंत्री को मिला था, गजेंद्र शेखावत जी को मिला था। तो ऐसे सब मंत्री, 4 मंत्री पिछली बार मिले थे, अभी 3 मंत्री कल मैं मिल के आया हूँ, नितिन गडकरी हो जाएगा। तो 8-9 मंत्रियों से मेरा अलग अलग विभागों के विषयों को लेकर के मिलना हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार की कोई अभी संभावना नहीं है। मैं तो बता दिया कि मेरे दिल्ली जाने को इतना आप लोग, मैं तो उतना ही दो जितना आवश्यक है। बिना दिल्ली जाए नहीं हो सकता है। एक विषय जो मैंने आपके सामने रखना है वो ये
वाला विषय चल रहा है, इसमें वैसे तो मैं बहुत बार अपील कर चुका हूँ आपके माध्यम से। अब चूँकि लंबा समय हो गया, 7 महीने हो गए हैं, और 7 महीने में ये अंडरस्टैंडिंग आम जनता की तो बन गई है कि अगर कुछ होना होता, कुछ आगे बढ़ना होता तो बढ़ गया होता। हम लोग अपने किसानों के जो बिल बनाए गए हैं, कानून बने हैं, उनकी जितनी भी सार्थकता है, उनके जो विशेषताएं हैं, वो सब हमने जनता को बताई हैं, बार बार बता रहे हैं। और वो इसमें कमियां क्या हैं वो बताए बिना एक ही जो रट लगाए हैं कि नहीं कुछ भी हो बनाला उथे दा उथे, एक जो जिद है वो पकड़ के बैठे हैं। जिद नहीं पकड़नी चाहिए, खुल करके बात करना है। तो कल भी 2 दिन पहले भी कृषि मंत्री जी ने कहा है कि वो खुल करके बात करें, लेकिन इस कंडीशन के साथ आएँ कि नील वापस करोगे तो हम आते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। उस प्रकार का लाभ नहीं है। और फिर एक जो मैं अपने मन में कठिनाई समझ रहा हूँ वो ये कि किसान शब्द जो है ना, ये बड़ा पवित्र शब्द है। किसान के प्रति एक श्रद्धा, आस्था ये सबकी है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी नहीं है, जो आंदोलनकारी नेता हैं उनकी भी है, हमारी भी है, आम जनता की भी है, सरकारों की है, सबकी है। लेकिन इस आंदोलन का एक दुखद पहलू ये निकल आया है कि इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुंह खोलने लगे हैं। यानी तरह तरह की जो घटनाएं हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं, लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ विवाद, रास्ता छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पंचायतें होने लग गई हैं, आपस में एक दूसरे के विरोध में इनकी भाषाएं चलने लग गई हैं। सरकार के साथ अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम करने का उनका विषय है, इसकी मैं निंदा करता हूं। यानी हम संयम बरते हुए हैं। वो हमेशा क्या कहेंगे, ये मंत्री नहीं जा सकता, ये एमएलए नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री नहीं जा सकता, उप मुख्यमंत्री नहीं जा सकता। आखिर सरकार को जो चला रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है जनता में जाना और जनता की बातों को सुनना। और जिस प्रकार से उनके एक नोटिस निकलते हैं और जिस प्रकार का चैलेंजिंग भाषा में रहता है, तो एकदम शुद्ध अलोकतांत्रिक है ये। भले हमारे ऊपर कितनी बार वो कितनी छीटाकशी करते हैं, हम अपना संयम बरतते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं। हम कहते हैं आखिर ले देकर तो अपने ही लोग हैं, हरियाणा के ही लोग हैं, बाहर के तो नहीं हैं। जब हमारे अपने लोग हैं, कुछ बातें कह भी रहे हैं तो हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। लेकिन सीमा से आगे बढ़ना ये किसी के हित में नहीं है। अब जो सीमा से आगे बढ़े, तुमको कहना पड़ा एक बार कि आप लिख करके दीजिए कि हम अपने आंदोलन को शांति, हिंसात्मक काम नहीं करेंगे। और हिंसात्मक गतिविधि होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी होगी। और उस एफआईआर के बाद कोर्ट के जो नोटिस आएंगे वो भी उनको जाएंगे, कोर्ट अपना काम वो भी करेगा। इसलिए एक सीमा तक तो संयम बरतना भी अच्छा लगता है। आखिर की कितनी घटनाएं पिछले राज्यों में 2014 से पहले किस सरकार के, किस मुख्यमंत्री के काल के अंदर कोई ना कोई बड़ी घटना नहीं हुई किसानों के साथ? क्या क्या कांड नहीं हुए? कहीं मंडियाली का कांड है तो कहीं कंडेला कांड है तो कहीं कितने ही हैं, गिनोगे तो। लेकिन हम संयम इसलिए बरते हैं कि नहीं, आखिर किसान शब्द जो है इसकी पवित्रता ये बनी रहनी चाहिए। और अगर किसान शब्द की पवित्रता खत्म कर दी, जो इनके कामों से हो रही है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान किसान का कर रहे हैं। किसानों का नुकसान न करें, ये मेरी अपील है। हम तो किसानों के लिए कितना काम कर रहे हैं हरियाणा में, कितनी बार मैं गिना चुका हूं। यानी सबसे बड़ा इनका विषय है कि केंद्र सरकार केवल 2 ही चीज़ों की प्रोक्योरमेंट करती है, धान और गेहूं। हम 10 फसलों की प्रोक्योरमेंट करते हैं। बाजरे की प्रोक्योरमेंट में तो इस बार 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा ये लॉस हो रहा है हमको। फिर हम मूंग करते हैं, मूंगफली करते हैं, मक्का करते हैं, कपास करते हैं। इस बार तो जौ और तिल भी शुरू किए हमने, चना करते हैं। उन 2 फसलों के अलावा बता रहा हूं मैं, सूरजमुखी करते हैं। तो फसलें हालांकि भले क्वांटिटी उनकी कम होती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, जिन फसलों की आवश्यकता है, दालें हैं, तिलहन है, जितना बोएंगे हम सब उठाएंगे। और उसका पैसा भी ज़्यादा मिलता है किसान को। सरसों इस बार जो प्रोक्योरमेंट रेट है उससे 1.5 गुना से भी ज़्यादा मिली है। और बल्कि सरसों जिन्होंने खरीदी उनको टैक्स भरना पड़ा, तो किसान कहता है कि मैं वहाँ बेचूंगा तो मुझे 5 रुपये ज़्यादा मिलेगा।
जब हमने कहा कि वहाँ टैक्स तो आपको वहाँ भी देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी कानून पुराने हैं, नए कानून लागू होते ही वो टैक्स खत्म हो जाएगा, और टैक्स खत्म होगा तो 5 रुपये क्विंटल किसान को ही ज़्यादा मिलेगा। अल्टीमेटली अगर पुराने कानून लगे रहेंगे तो 500 रुपये का नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है? नेताओं की है। और अगर ये टैक्स हट जाए, नए कानून लागू हो जाए, तो 500 रुपये किसान को ज़्यादा मिलता है। केवल सरसों में नहीं, कोई भी फसल बाहर बेचेंगे तो ना मंडी फीस लगेगी, ना HRDF लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब तक ये पुराने कानून, हमें इस कारण से पुराने जो एक बार कानून नए बन रहे हैं, हमने जो MSP आइटम्स मंडी के अंदर जो हम खरीदते नहीं हैं, MSP नहीं है, उनका 4 का 1% किया था, किसका? बासमती का। अल्टीमेटली जब कानून नए लागू नहीं हुए तो वापस हमको 4% करना पड़ा, क्योंकि पुराने कानून के साथ 4% ही है। वो अल्टीमेटली नुकसान तो या तो किसान का, व्यापारी का, किसी का तो हो ही रहा है। तो इसलिए मैं यानी इन शब्दों में आर्थिक दृष्टि से समझाना चाहता हूँ कि पुराने नियमों का कितना नुकसान है और नए नियमों का कितना लाभ है। तो सर ये जो टोल फ्री कर रखे हैं, इसको लेके भी गडकरी साहब की बात है। गडकरी साहब ने एतराज़ जताया कि ये टोल जो है चालू कराओ, खुले कराओ। हमने कहा ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इस पर संज्ञान लीजिए। वो संज्ञान लेंगे। हमने हमारे जो HSIDC के थे 3 टोल KMP के, हमने चालू करा दिए। हरियाणा के 3 टोल थे, हमने चालू करा दिए। अब ये किसान एक पवित्र शब्द है, इन्हें किसान ना कहा, क्या कहा जाए, क्या संज्ञा ली जाए? मैंने बताया कि जो आंदोलनकारी बैठे हैं वो वास्तव में किसान नहीं हैं। वास्तव में जो किसान हैं वो इन नियमों से, इन कानूनों से कोई एतराज़ नहीं उसको। ये केवल राजनीतिक तौर के ऊपर चीज़ों को आगे बढ़ाए हुए हैं। पंजाब के अंदर चौधरी लगी है, हमारे यहाँ तो कोई चुनाव है नहीं, लेकिन केवल जिसको कहना चाहिए कि पॉलिटिकल एक एंगल से सरकार को बदनाम कैसे किया जाए, कांग्रेस पार्टी इनका सहयोग कर रही है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। कुछ और जिन लोगों को लगता है कि पॉलिटिकली हमको इस नैया के ऊपर बैठ करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आज जितने मुट्ठी भर लोग हैं, अभी ये बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। अब कोई हमसे पूछ सकता है अगर मुट्ठी भर हैं तो फिर आप उनका मुकाबला कार्यक्रमों के माध्यम से क्यों नहीं करते? भले मुट्ठी भर हैं तो भी अपने हैं, तो भी हमसे टकराव नहीं चाहते। लेकिन सर वो कानून को तो हाथ में ले लेना। नहीं लिया, उसके बाद हमने उसको चेक किया तो उन्होंने आखिर में जींद में लिख करके दे दिया टोहाना में कि हम जो है कानून में हाथ में नहीं लेंगे। और जब कानून हाथ में लेने की कोई बात करता तो उसका ये अच्छी बात है कि वो निंदा भी खुद करते हैं। नहीं सब वो लिख के दिया, वो तो मीडिया में छपा है। बात हुई कि नहीं, तो उन्हीं के साइन है, 2 आदमियों के साइन उन्हीं की ओर से हैं। ये आप देख लीजिए उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है। वहाँ पे जो स्थानीय लोग अभी इकट्ठा हो रहे हैं, रास्ते बंद हैं, तो सिचुएशन में टकराव ना हो आपस में। तो इसके लिए मैंने बताया कि हम अभी पंचायतें जो कर रही हैं उनसे बातचीत, उनकी बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। उन्होंने एक रास्ता खोलने की बात कही है और मुझे लगता है कि अब खुल जाना चाहिए रास्ता बहुत जल्दी। अब वो उस रास्ते को बंद रखने के लिए कोई ताकत भी नहीं बची है उनके, खुल जाएंगे जल्दी। टकराव ना हो, बस यही संयम है। जिस दिन टकराव होने लगा संयम भी टूटेगा। मैंने रविशंकर जी, हमारे जो जयशंकर जी विदेश मंत्री, उनसे बातचीत की थी। इस बार मुझे मिलना था, वो विदेश गए हुए हैं। बाद में जो विदेश राज्य मंत्री हैं मुरलीधरन जी, उनसे मेरी बात हुई है। वो अभी 2 दिन बाद आपस में मिलने वाले हैं। गंभीरता से उन्होंने इस विषय को लिया हुआ है। अपनी हाई कमीशन में बात उन्होंने की है कि हाई कमीशन उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ इशू को टेकअप करे, और टेकअप करने के बाद जो वहाँ के कानून के हिसाब से अगर कहीं किसी ने दोष किया है तो उसका भी फैसला कर दें। अब कोई दोष ऐसा तो कुछ है नहीं। आपस में 2 वर्गों का टकराने के बाद विशाल जूड़ ने तिरंगा झंडा उठा करके उनका विरोध कर दिया। इतना ही एक दोष विशाल जूड़ का है कि उसका उस समय वीज़ा समाप्त हो चुका था। तो वीज़ा समाप्त हो चुका था तो उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए, वापस भेज देना चाहिए। उस घटना में दोष नहीं है कोई विशाल जूड़ का। सर वो पानीपत का एक युवा भी है सर, अफ्रीका के अंदर जो फंसा हुआ है, विनोद, उसको लेकर के भी कुछ क्या विषय है, जरा जानकारी सारी आएगी तो उसको भी देखिए। हम हर NRI का सहयोग करेंगे जो हमारे हरियाणा का है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई आएगी तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमेशा हम तैयार हैं। किसानों की मैं बातें बता रहा था। 7 फसलें ऐसी हैं, प्रोक्योरमेंट जो करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन 7 फसलों पर हम प्रति क्विंटल बीज की जो सब्सिडी है वो हम देते हैं। गेहूं, धान, जौ, सरसों, तोरिया, चना व दालें और बाजरा, इन सब पर 1000 रुपये से लेकर के और 4000 रुपये तक प्रति क्विंटल
ये हम सब्सिडी देते हैं बीज के ऊपर। ये हमारा जो बीज विकास निगम है वो सब देता है। किसान जो कृषि यंत्र खरीदता है उसके ऊपर भी 50% से लेकर के 80% तक सब्सिडी दी जाती है। यूरिया पर 70% सब्सिडी है। डेयरी स्थापित करने के लिए दुधारू पशुओं पर भी बैंकों से ब्याज मुक्त उनको ऋण मिलता है। 3 पशुओं की डेयरी, सुअर पालन, भेड़ बकरी आदि इकाइयां अगर स्थापित करते हैं तो इसके लिए 50% अनुदान ये भी मिलता है। कृषि कार्यों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज बिना ब्याज के उपलब्ध करवाया जाता है। भूमिगत पाइपलाइन पर 10,000 रुपये प्रति एकड़, अधिकतम 60,000 रुपये प्रति किसान, ये अनुदान राशि भी हम देते हैं। बैटरी 40 स्प्रे पंप पर 50% की सब्सिडी ये दी जाती है। बिजली का तो आपको पता ही है कि मात्र 10% जो हमारा 4.5 रुपये से 5.5 रुपये तक खर्च आता है अलग अलग प्रकार की बिजली का, एवरेज हम 5 रुपये भी लगा लें तो किसान को केवल 10 पैसे यूनिट में दी जाती है। 6,200 करोड़ रुपया हर वर्ष का ये सब्सिडी दी जाती है। हॉर्टिकल्चर, आम, अमरूद, सिट्रस आदि फलों पर प्रति एकड़ 20,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। सोलर पंप के लिए 75% का अनुदान ये सरकार देती है। फसलें खराब होने पर जैसा मुआवजा है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तो प्रीमियम उनका होता है, वो तो देते ही, उसका आधा प्रीमियम सरकार देती है। लेकिन अगर नहीं भी कराया तो 12,000 रुपया प्रति एकड़ ये सरकार की ओर से दिया जाता है। मशरूम की खेती पर 40%, हाइब्रिड सब्जी पर 50%, वर्टिकल खेती पर 65%, मधुमक्खी पालन और उनके बक्से खरीदने पर 75 से 85%। और सबसे अधिक एक महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रति परिवार 3 किस्तों में, 4 किस्तों में, ये 3 किस्तें 4-4 माह की, ये 19 लाख परिवार हरियाणा के जिनको ये पैसा आता है। तो अगर ये हिसाब लगाया जाए तो कई हज़ार करोड़ ये किसानों के नाम से सब्सिडीज जाती हैं। प्रधानमंत्री का जो किसान सम्मान निधि है उसका सब मिला लें तो कई हज़ार करोड़ रुपये बैठता है। आज भी हरियाणा का किसान, मैं कहता हूँ पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा सहयोग हरियाणा सरकार करती है अगर ये सारे हिसाब लगाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन विषयों को आपके माध्यम से मैं सारी जनता को भी, किसानों को भी बताना चाहता हूँ। किसान हमारा अन्नदाता है और इस किसान, क्योंकि बड़ा वर्ग किसानों का है हरियाणा में, उनकी स्थिति ये हम सुधारना चाहते हैं। तो कोई भी जो गरीब परिवार है उन सबको हमने उसका जो डाटा है वो लेकर के ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। उसमें मेरा ये परिवार पहचान पत्र नाम से हमने जो घोषणा की कि हर एक परिवार की इनकम कितनी है इसका हम वेरीफाई करा रहे हैं। वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है। कोविड के कारण से थोड़ा लेट हुआ था, अभी फिर वो ठीक स्पीड पकड़ गया है। और अब उसकी पहली जो एक जिसको डेटा की एक किस्त कहनी चाहिए, एक इंस्टॉलमेंट कहनी चाहिए, 50,000 रुपये तक जिन परिवारों की अभी तक हम पहचान कर पाए हैं, जो अभी तक जो आंकड़ा आया है 30,000 परिवारों का आंकड़ा लगभग ये हमारे पास आ चुका है, जिनकी आय वास्तव में 50,000 रुपये साल से कम है, यानी 4,000 रुपये महीना सिर्फ। ऐसे परिवारों का हमारे 6 डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने जिम्मेदारी लिया है कि इन सब परिवारों की आय पहले खेप में 1 लाख रुपया और फिर उसके बाद 1,80,000 रुपया ये हम करेंगे साल भर के अंदर अंदर। इनको कल से इन परिवारों को सूची दे दी जाएगी। इन सब का वो इंटरव्यू करेंगे सभी डिपार्टमेंट। वो कॉमन एक प्लेटफॉर्म बनेगा, हर एक डिपार्टमेंट का एक आदमी उसमें रहेगा और सब 35,000 का इंटरव्यू किया जाएगा कि वो क्या काम करना चाहते हैं। कल से शुरू करके और इसको 15 दिन का, ये जिला वाइज सूचियाँ मिलेंगे उनको सबको, 15 दिन का उनको समय दिया जाएगा। हमने भी 15 दिन सोचा है, मान लो डिले होगा तो और आगे 15 दिन एक्सटेंड करेंगे, लेकिन 1 महीने के बाद उनके प्रॉपर काम, जिस किसी को पशु पालना है पशु उसको दिया जाएगा, किसी को छोटा कोई MSME का कोई अपना प्रोजेक्ट लगाना तो वो लगाएगा, किसी को गाय भैंस बांधनी है उसके लिए पैसा दिया जाएगा, किसी को लोन लेकर के कोई छोटी मोटी दुकानदारी करनी है वो दिया जाएगा, किसी को वाणी है वो उसको दिया जाएगा। मजदूरी करने वालों को जो ठेकेदार हैं उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है, उनको कह करके हम उन लोगों के ठेके की जो मिनिमम की होती है वेजेस, उसको उस पर भी करेंगे तो भी लाख रुपए से ऊपर परिवार को मिल जाता है। ये मुख्यमंत्री परिवार उत्थान, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। तो उस पर मेरा अभी बताने का अर्थ है, योजना तो पहले हमने बना ली, देखना अब कल से इस पर काम शुरू हो जाएगा। 30,000 परिवारों की एक सूची ये कल आएगी
वो फिर अपने सिस्टम से आगे हर एक ज़िले में जा जाके उनके सबके इंटरव्यू करेंगे। बीपीएल ही होगी इसमें। 50,000 क्या होता है? बीपीएल तो हमने 1,80,000 तक माना है। ये तो बीपीएल से भी बीपीएल है, सबसे गरीब। सबसे गरीब। इसलिए हमने इसको इस ढंग से योजना बनाई है कि लोएस्ट इनकम ग्रुप हमको पहले पहचान करनी है। हम एक पैरामीटर तो मान लेते हैं भाई 1,80,000, अब 1,80,000 तक कितने निकलेंगे, लेकिन 1,80 वाला भी अपने घर परिवार को चला रहा है। 1,80 का मतलब होता है 15,000 रुपये महीना। लेकिन जो बिल्कुल ही 2-4-5,000 पर बैठे, उनकी चिंता तो हमको पहले करनी पड़ेगी। तो इसलिए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अगली सूची आती जाएगी। पहले साल में हम 1,00,000 परिवारों की हमने टारगेट रखा है, अभी 30,000 की लिस्ट कल जारी करेंगे। इसके बाद फिर बाकी जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद जारी करेंगे। तो मोटे रूप से मुझे आज आपके सामने ये विषय सब रखने थे। विषय काफ़ी आए हैं। किसानों का एक न्योता आपने स्वीकार किया था गांव में जाने का, कार्यक्रम था ना गांव में, वो तय हो गया? देखिए, वो उन्होंने ही कहा था कि हम 15 दिन बाद आएंगे और मुझे लगता है कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। 15 दिन अभी हुए नहीं है। जिस दिन 15 दिन बाद आएंगे मैं उनको समय दूंगा। ये उनका काम है, समय लेंगे तो मैं दूंगा। बल्कि कल चरखी दादरी से एक एडवोकेट ने कहा है कि मैं किसानों का कार्यक्रम कराऊंगा और वो जिस दिन मेरे से समय मांगेंगे तो समय दूंगा। पंचायत चुनाव सर कब तक फाइनल होने की उम्मीद है? अभी कोर्ट में भी केस है, लेकिन कोविड के कारण से ही ये विषय रुका हुआ है। कोविड का मामला अगर मान लो थर्ड वेव नहीं आती है और ये इस मामला रूटीन में ठीक हो जाता है तो आने वाले कुछ महीनों में इसका निर्णय लेंगे। सीएम साहब, पंजाब सीएम से आपकी कोई बात हुई है? क्योंकि केंद्रीय जल मंत्री ने ये कहा था कि आप मीटिंग कीजिए, कोई संपर्क हो पाया सर? और क्या लगता है कि पंजाब में जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं उनका रुख क्या लगता है? क्योंकि इससे पहले पंजाब का रुख जो है सकारात्मक नहीं रहा। देखिए, जहाँ तक मीटिंग का विषय है, ये केंद्रीय हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं उन्होंने ही इसके इनिशिएटिव लेकर के उनसे बात करनी है। वो बात करेंगे, डेट कोई तय होगी तो मीटिंग करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं स्वयं बात करूंगा तो वो कोई मीटिंग करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार को ही बैठाना है। उन्होंने ही कहा था कि मैं बात करता हूँ, एक मीटिंग आपकी कराता हूँ। सीएम साहब हरियाणा में एक एक करके एक एक लोकल बॉडी को लेकर जिस प्रकार से आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, उसमें सर जैसे पहले चुंगिया होती थी 1 दशक पहले, चुंगियों की प्रॉपर्टी हरियाणा के अंदर जगह जगह पड़ी है, उनका क्या किया जा रहा है? क्या उनको बेचा जा रहा है या कैसे? नहीं, अगर चुंगियों वाली प्रॉपर्टी जगह अगर पड़ी है तो वो पंचायतों की या नगर पालिकाओं की है। जहाँ वो थी तो नगर पालिका उसको जैसा उपयोग करेगी। देखिए, हमने स्वायत्तता दी है इन विभागों को। पंचायती राज एक्ट जो बना था उसमें लोकल बॉडीज को स्वायत्तता दी जाए, तो जो प्रॉपर्टी उनकी है वो उनके पास रहेगी। उनसे अगर प्रदेश सरकार लेती है तो पैसा दे के लेती है, और वो अगर प्रदेश सरकार की कोई ज़मीन अगर लेते हैं तो पैसा देकर लेते हैं। वो उसके लिए कलेक्टर रेट फिक्स किया हुआ है। तो प्रॉपर्टी का उपयोग क्या होगा, अलग अलग जगह से है, जैसा होगा वैसे वो करेंगे। पूरे गांव के अंदर जो तोड़फोड़ हो रही है उसको लेकर के, उनके पुनर्वास को लेकर के कुछ व्यवस्था आपने? उनके सारा सर्वे हो गया है। 3400 परिवार ऐसे व्यक्ति ऐसे निकले हैं जो हरियाणा के वोटर हैं। परिवार लगभग 1400 हैं। तो ऐसे 1400 परिवारों के लिए हमने कहा है कि हमारे पास वहाँ फ्लैट हैं बने हुए, उस फ्लैट का एक रेट भी तय है, उसकी किस्तें तय करनी है और बैंक से तालमेल बैठाना है। कुछ पैसा उनसे पहले लिया जाएगा, बाद में किस्तें करके उनसे वो बैंक को देते रहेंगे। उन 1400 परिवारों का तो मोटे रूप से हमने तय कर लिया है। बाकी परिवार क्योंकि दिल्ली के परिवार हैं, वोटर वहाँ हैं, कोई वोटर कहीं भी नहीं होगा, वो बाद में आया होगा, बैठा होगा, तो जैसा योजना उनकी वहाँ पर गाँव है डबुआ कॉलोनी। डबो कॉलोनी में फ्लैट बने हुए हैं पहले से। ये जो छोटे आशियाना टाइप है या जो क्या इनको बोलते हैं, हाँ हाँ, JNURM हाँ, उसमें बने हुए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट हरियाणा में भी मिला है, इधर ही पंजाब में भी सराउंडिंग एरिया में। अभी क्या स्थिति है इसको लेकर और क्या इसके लिए जो है कदम उठाए? देखिए, अभी तक हमारे यहाँ रिपोर्टिंग में फरीदाबाद से एक केस आया था, लेकिन वो भी 1 महीना 1.5 महीना पहले आया था। रिपोर्टिंग भले 3 दिन पहले की है, लेकिन वो जानकारी हमें मिली कि 1 महीना पहले केस आया था। और उस केस के कारण से कोई हमें नुकसान हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 15 दिन के अंदर अंदर सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। उसकी लाइफ तो बहुत कम ही होती है, लेकिन जो इन्फेक्टेड आदमी होता है उसका भी 15 दिन के बाद उसके आगे बढ़ने की कोई खतरा नहीं होता है। इसलिए वो केस तो मैं मान के चलता हूँ, उसका कोई खतरा नहीं है। फिर भी थर्ड वेव की बात हो रही है या अलग अलग प्रकार के वायरस हो रहे हैं। कल हमने एक मीटिंग अपने डिपार्टमेंट की रखी है, तो 3 डिपार्टमेंट बैठ के विचार करेंगे। हमने तैयारियां पूरी की हुई हैं, फिर भी उसका समय समय पर रिव्यू है वो हम करेंगे। सर, डीजीपी को लेकर नए पैनल को लेकर प्रक्रिया कहां तक है? एक रूटीन का काम है, हो जाएगा। सर, जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला की भी अब रिहाई हो गई है, वो बाहर आ गए हैं, तो हमने उनको शुभकामनाएं दे दी हैं। क्योंकि अब अभय चौटाला कह रहे हैं कि अब अगर कोई कानून
ये उनकी अपनी पार्टी का, ये उनकी अपनी पार्टी का विषय, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। एक मिनट हाँ। सर, सीरो सर्वे भी करवाया जा रहा था हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए, क्या उसकी रिपोर्ट आ चुकी है? एक बार जो पहले हमारा दूसरा राउंड हुआ था उस समय तो 43% था। अब तीसरे राउंड की मुझे जानकारी नहीं है कब होगा या हुआ कि नहीं हुआ है, कोई जानकारी? सीरो सर्वे पेंडिंग हो गया था सर, पेंडिंग अभी करेंगे, कर दिया गया। पोस्टपोन किया, करेंगे। अभय चौटाला कह रहे हैं कि भाजपा सरकार भाग रही है। क्यों? हम अभी चुनाव आया कहाँ है? जब चुनाव आएगा तो डट के लड़ेंगे, किसी ने मना कर दिया? हमारा नहीं, हम नहीं करा रहे, हमारे हाथ में नहीं है, ये केंद्रीय चुनाव आयोग के हाथ में है। उन्होंने पिछली बार जब कोरोना था उस समय कुछ एरिया के टाले थे, कुछ उन्होंने कराए थे, लेकिन अब जैसे ही बाकी प्रदेशों के चुनाव, क्यों एक चुनाव नहीं करते हैं वो, तो बहुत प्रदेशों के जो चुनाव इकट्ठे हो जाते हैं उस समय एक साथ कराते हैं। तो जब वो कराएंगे उस समय हमारे गठबंधन में चाहे हम लड़ें चाहे जेजेपी लड़े, चुनाव लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे। ऐसी क्या बात है, किसी ने कह दिया? ये तो केवल भ्रम पैदा करने के लिए कुछ लोगों ने ये छोड़ना होता है, वो तुक्का छोड़ा है, लेकिन उस तुक्के से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा डट करके चुनाव पहले भी डट के लड़े थे, अभी डट के लड़ेंगे। कोई राहत भी देंगे क्या? तैयारी है जो गोरी गांव में जो आप पुनर्वास करवा रहे हैं उनको कोई राहत भी देंगे या फिर जो रेट है उसके हिसाब से दिया जाएगा? नहीं, जो रेट राहत क्यों देंगे? वो तो कोई ऐसा नहीं है, पहले भी पैसे खर्च करके ही उन्होंने मकान लिए थे, जिन्होंने लिए थे उनसे अगर वापस ले पाएंगे। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जिनको राहत का, क्योंकि वो सब काम धाम करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि भाई वैसे लोग हैं। सर, पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? सब तैयारी है। जिस समय भी चुनाव आयोग ठीक समझेगा समय, मैंने कहा कोविड के विषय को लेकर के थोड़ा अभी असमंजस है, कि चिंता और 10, 5, 15 दिन में खत्म होगी तो उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी, किसान सुनवाई का भी आपने नई जानकारी दी, फसल खरीद को लेकर जो रबी की खरीद हुई, गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई इस बार हरियाणा में, वापस सेंटर ओवर पेमेंट का आपने वादा किया था, किसानों को हुई, लेकिन अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी पेमेंट में परेशानी है। ऐसा लगभग 50 करोड़ रुपया एजेंसीज की तरफ बकाया था, वो हमने एजेंसीज को दे दिया है। उसमें कुछ लोगों के अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स वो मिलते नहीं हैं, और उसके कारण से पैसा देने का भी वापस होता है, वो अभी बचता है, वो आकर के एजेंसी से अपना अकाउंट ठीक करा ले और ट्रांसफ़र करा ले। हमने तो इस बार जिसको लेट भी हुआ है उसको भी हर दिन का इंटरेस्ट दिया है। पहली किस्त इंटरेस्ट की 80 लाख रुपए गई थी, दूसरी किस्त कितनी गई मुझे मालूम नहीं, लेकिन पहली किस्त का, दूसरी किस्त का और भी दिया होगा। वो तो जब किस्त वाइज होता है उसका सारा एक दिन का हिसाब हर एक किसान का लगता है, क्योंकि ये पैसा हमारे पास जो बचता है हमें बैंक से मिलता है, इंटरेस्ट बैंक में पड़ा है, बैंक से लेंगे तो उधर से इंटरेस्ट बच जाएगा तो उनको देना होगा। तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ मनी है उसी को मिलेगी, मतलब उससे ली जाएगी, जिसके पास मनी है, जिसका ड्यू है उसको मिलेगी। सर, एक सवाल है मेरा, 30 जून को वैसे माइनिंग बंद कर दी गई क्योंकि बरसात के समय माइनिंग बंद, वो तो नदियों में, हाँ ठीक है जी। तो अभी आपने मुलाकात करके क्या वो माइनिंग अभी प्रोसेस जारी रहेगा या 30 जून वाले सरकार के आदेश? नहीं, वो 30 जून तो वैसे तो कोई निर्णय हो ना हो, 30 जून का तो बरसात के कारण से बंद होता है 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर से फिर खुलता है, वो परमानेंट नियम है। इसी में एक सवाल और सर, एनजीटी ने बार बार सरकार को भी लिखा, पर्यावरण विभाग को भी लिखा कि कुछ क्रशर ऐसे हैं जो अवैध रूप से चला रहे हैं, लेकिन प्रमुखता से देखा गया कि क्योंकि उनके पास स्टाफ की कमी है और स्थिति ये होती है जब तक वो पहुंचते हैं तब तक मतलब पर्यावरण को बड़ा देखिए, खतरा है। कोई भी कमी है उसको पूरा करेंगे। अगर स्टाफ की कमी हो तो नियमित भर्ती अब हम क्लास 4 की क्लास 3 की करने वाले हैं, बल्कि हमने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो किया हुआ है उसमें लगभग 7 लाख ऐसे एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। लेकिन जब उसकी डेट तय करेंगे, उस डेट से पहले उसको पोर्टल को खोलेंगे और 1 महीने के लिए वो खुलेगा लगभग, और उसके बाद क्योंकि उसका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले अपनी योजना बना रहे हैं, और हमने उनको कहा कि अब क्योंकि परीक्षाएं परिणाम आते ही 10वीं के 12वीं के जैसे परीक्षा परिणाम आ जाएंगे, 10वीं को तो अब आई गए समझो, कोई उसका अंतर है नियम, 12वीं +2 का जो है वो आने वाला है, तो जैसे आ जाएगा फिर उसके बाद उनकी योजना बना करके टाइम दिया जाएगा कि अब फॉर्म भरने के लिए टाइम, और फिर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, सिंगल एग्जाम ग्रुप डी का और सी का। इसमें सर एक कंफ्यूजन है, इसको डेट आ गई थी 30 जून की लास्ट डेट, नहीं, बढ़ाएंगे उसको। प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि है, उस पर हरियाणा के किसानों को, जो छोटे किसान हैं उनको राहत के लिए आप एक योजना बना रहे हैं जो उसमें हमने उसको परिवार समृद्धि, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 6,000 रुपये साल का घोषणा की हुई है। पिछले साल हमने 4,000 रुपये दे दिए थे, लेकिन वो कैश देने के बजाय जितनी स्कीमें होती हैं, खास करके सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्कीमें, उनको कोई 60 वर्ष के बाद कोई इंश्योर मिले, पेंशन मिले, और उससे पहले ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 12 रुपये प्रति सदस्य का हर साल का होता है, 330 रुपया जीवन सुरक्षा योजना का होता है,
ऐसे उनकी जो फसल की किस्त देते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, ऐसी किस्तें जो लोग नहीं देते हैं उसका फार्मूला सब बना करके और वो उसमें से काटा जाएगा, बाकी पैसा बचाएगा उनके खाते में जमा कराएंगे। थोड़ा उसमें डिले चल रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि कोविड के कारण से सारी चीज़ें रुक गई थी। अब ये सारा दोबारा से शुरू करके इस साल का हम हर एक का जो उस रेंज में आते हैं सबको देंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में आपने बहुत सारी योजना बनाई थी, इम्प्लीमेंट होगी लगभग। अब जो 30 जून तक था वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो तो भी आप कह रहे हैं टाइम बढ़ाएंगे, लेकिन जो 60 लाख जो लोग आए हैं ग्रुप सी और डी के लिए, इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो 3-4 महीने में आप कह रहे हैं जब होगा, तो उसमें ग्रुप सी और डी का होगा पहले, ग्रुप डी का अलग से होगा क्या? अलग, डी का अलग होगा, सी का। कुछ लोगों ने तो दोनों फार्म भरे अपने, सी बी डी बी। कुछ लोगों की जिनकी हायर एजुकेशन थी वो अपना केवल सी का भरा, डी का नहीं भरा। जिनकी लोअर एजुकेशन थी कुछ लोगों ने केवल डी का भरा है, वो सी का भर ही नहीं सकते थे। और इसमें हरियाणा के लोग लगभग अभी तक जो भरे गए 99% लोग हरियाणा के हैं, 1% आदमी बाहर का है सिर्फ। 7 लाख में से 8,000 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो हरियाणा के बाहर की हैं। कमीशन ने जूनियर सिस्टम इंजीनियर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उनको ज्वाइन ही नहीं कराया, जबकि आपका बयान आया था जब उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे, हमें ध्यान में है ये विषय, तो ये अभी उनको नौकरी की अभी ध्यान में है विषय, कोई निर्णय उसका पुख्ता निर्णय लेंगे। ऐसी स्टाफ सिलेक्शन के पद थे जिनकी मंजूरी के लिए बोला था जो चेयरमैन ने कि उन्हें का एंट्रेंस टेस्ट करवाना है या वैसे किया जाए, उसकी क्या स्थिति है? वो तो जो पहले से भरे गए हैं फार्म और जिनकी पहले हो चुका है विज्ञापन, वो पुराने सिस्टम से चले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।